भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 21 जून 1970 का सूरज मेरे लिए और दूसरे कई कैडेट्स के लिए पैगाम्बरे फरतेम बिसात और मुजिबे कैफो सुरूर बनकर तुलू होने वाला था। हम तमाम कैडेट्स जो पास आउट होकर कमीशन पाने वाले थे, पासिंग आउट परेड की तैयारियों में मसरूफ थे। हर तरफ हशाश बशाश चेहरे थे। अपने मकसद में कामयाबी पाने की खुशी में हर एक जैसे एक दूसरे से पोशीदा दिल ही दिल में अपने रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कर रहा था। और सभी उस घड़ी के मुंतजिर थे जो उनकी जिंदगी में एक अजीम तब्दीली लाने वाली थी। 21 जून का सूरज बड़ी शान से तुलू हुआ और एबटाबाद की वादी को अपनी पहली किरणों से मुनव्वर करने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे यहाँ की हर चीज हमारी खुशियों में शरीक है और अपनी तमाम तर रानाइयों और रंगीनियों के साथ हमें मुबारकबाद पेश कर रही है। सब लोग ही खुश थे, मगर मैं कुछ ज्यादा ही मसरूर था, क्योंकि कमीशन मिलने के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान जा रहा था। मशरकी पाकिस्तान देखने की तमन्ना एक अरसे से दिल में मचल रही थी और जल्द ही मैं अपने तसव्वुरात की आमाजगाह में जाने वाला था। ख्वाहिश पूरी होने पर किस कदर खुशी होती है, ये वही जानते हैं जिनकी ख्वाहिश कभी पूरी हुई हो। 7 बजे का अमल था। हम फौजी गाड़ियों में बैठकर परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। काकुल का मौसम रूह परवर होता है। जून के महीने में तो काकुल की सुबहें बहुत पुरकैफो सुरूर होती हैं। फौजी गाड़ियां पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैफेटेरिया के करीब पहुंचकर रुक गईं और कैडेट इस एहतियात के साथ कि उनकी कल्फ लगी वर्दियां जो उन्होंने दुल्हों की तरह बड़े प्यार से और बड़े अरमानों से तैयार करके पहनी थी, कहीं से खराब न हो जाएं। गाड़ी से उतरे और हमें परेड के बारे में आखिरी हिदायत दी गईं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में बहुत ही ज्यादा चहल पहल थी। परेड ग्राउंड में आला फौजी अफसर, सिफारती नुमाइंदे और पास आउट होने वाले कैडेट्स के अहबाब अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। दूसरी तरफ जेर तरबियत कैडेट्स बहुत खूबसूरत वर्दियां पहने सिपाहियाना शान से बैठे थे। मेहमान खुसूसी के आने में चंद ही मिनट बाकी थे। तमाम इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी गई थी। परेड को तरतीब के लिहाज से सफों में खड़ा कर दिया गया। एक एक मिनट एक एक घड़ी से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। कभी तो यूं महसूस होता जैसे वक्त एक जगह ठहर गया हो। दिल की धड़कनें तेज और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खुदा खुदा करके मेहमान खुसूसी की आमद का बिगल बजा। कैडेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो नेक और अरमानों भरी घड़ी आन पहुंची थी जिसका हर कैडेट को बड़ी बेचैनी से इंतजार होता है। परेड को परेड ग्राउंड में जाने का हुक्म दिया गया। परेड फौजी बैंड की पुरजोश धुन पर मार्च करती हुई परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ी। हर एक के दिल में एक जोश था, वलवला था, अज़्म और यकीन था। इंशाल्लाह वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होकर खुदा और कौम के सामने सुरखरू होंगे। मेहमान खुसूसी ने परेड का मुआयना करने के बाद नुमायां तौर से कामयाब होने वाले कैडेट्स को एजाज़ात दिए और फिर परेड को बर्खास्त कर दिया। इंस्ट्रक्टरों, अहबाब और अजीजों ने कामयाब होने वालों को गले लगाकर मुबारकबाद दी और फिर तमाम कैडेट्स जल्द से जल्द अपने घरों को रवाना होने के लिए तैयारियां करने लगे। मैं अपने वालिद और बरादर निस्बती के साथ रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। काकुल को छोड़ते हुए दुख भी हुआ। इस जगह के साथ मेरी जिंदगी की बेहतरीन यादें वाबस्ता हैं। उस रोज जुदाई के गम की शिद्दत से अंदाजा हो रहा था कि ये जगह मुझे कितनी प्यारी है। मगर जैसा कि जिंदगी में अक्सर प्यारी चीजें इंसान से जुदा हो जाया करती हैं, इस जगह को भी मैंने बादल नखास्ता अलविदा कहा था और कोशिश की थी कि जुदाई से पहले यहाँ की हर चीज की रानाई और दिलकशी को अपने दिल की गहराइयों में बसा लूं। फिर काकुल नजर से ओझल हो गया। 20 यौम की रुखसत गुजारने के बाद मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए मैं कराची पहुंच गया। जुलाई का महीना था और कराची का मौसम मरतूब मगर बादलों की वजह से मौसम काफी खुशगवार हो गया था। 11:10 पर PIA का तैयारा कराची से ढाका के लिए परवाज करने वाला था। मैं तैयारे में बैठा अपनी मालूमात की मदद से पाकिस्तान के सुनहरे देश का तसव्वुराती खाका बनाने में मगन था कि एयर होस्टेस की आवाज मेरे तसव्वुरों की दुनिया में मुखिल हुई। एयर होस्टेस उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में तैयारे की परवाज का ऐलान कर रही थी और मुसाफिरों से पेटियां यानी सीट बेल्ट बांधने और तंबाकू नोशी न करने की दरखास्त कर रही थी। तैयारे ने हरकत की और हर एक ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगी कि सफर खैरियत से इख्तिताम पजीर हो। सफर आरामदेह और पुरसुकून था। 2.5 घंटे की परवाज के बाद एक बार फिर एयर होस्टेस मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे होने की दरखास्त कर रही थी और जब एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि कुछ लम्हों बाद हम ढाका के हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं तो दिल खुशी से उछल पड़ा। बाहर निगाह जो दौड़ाई तो चारों तरफ मशहूर कुन मनाजिर पाए। हवाई मंजर इस कदर प्यारा था कि निगाह हटाने को जी नहीं जा रहा था। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था और जरा ही देर बाद रनवे पर दौड़ रहा था। फिर दरवाजा खुल गया।
सीढ़ी लगाई गई। तैयारे के कप्तान ने मुसाफिरों को खुदा हाफिज कहा। अब मुसाफिर तैयारे से निकलने लगे। बाहर आने पर इल्म हुआ कि हल्की हल्की फुहार हमारा इस्तकबाल कर रही है। बहुत ही हसीन मंजर था। सूरज बादलों से आंख मचोली खेल रहा था। मुझे लेने के लिए मेरी रेजिमेंट का एक ऑफिसर एयरपोर्ट पर मौजूद था। एयरपोर्ट से बाहर आए, फौजी गाड़ी में बैठे और अपने मेस की तरफ रवाना हो गए। मेस पहुंचकर रेजिमेंट के दूसरे अफसरों से मुलाकात हुई। सबने खुशामदीद कहा और काफी देर तक खुशगपियों में मसरूफ रहे। फारिग होकर अपने कमरे का रुख किया। थोड़ा सा आराम करने के बाद गुस्ल किया और कमरे से बाहर आ गया। शाम के तकरीबन 6:30 बजे थे। मंजर बहुत ही हसीन था। आवारा बादल अदाए बेनियाजी का इजहार कर रहे थे और हवा के झोंके जिस्म जान की तमाम आलाइशों को पाक करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ही दिन बंगाल के मौसम ने मुझ पर जादू सा कर दिया। मैं मशरकी पाकिस्तान उन दिनों में पहुंचा था जब आम इंतखाबात के लिए जोरों शोर से तैयारियां और मुजाहरे हो रहे थे। यूं लगता था जैसे हंगामे और असबियत मशरकी पाकिस्तान के सुनहरेपन को खत्म करके ही दम लेंगे। ढाका शहर का सुकून तहबाला हो चुका था। सियासी हुल्लड़बाजी ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर रखा था। कहीं अवामी लीग के एहतजाजी जलसे होते थे तो कहीं मौलाना भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनान कानून का मजाक उड़ाते। एक बात जो मैंने महसूस की और जिसने मेरे लिए दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी थी वो ये थी कि कुछ सरकर्दा लीडर खुफिया तरीके से बंगालियों के जहनों में असबियत का जहर भर रहे थे, जिसका कभी कभार इजहार भी हो जाया करता था। मगर अफसोस ये था कि इसकी रोकथाम के लिए किसी भी तरफ से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गैर बंगालियों के खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। अपने ही गैर नजर आने लगे। मैं मशरकी पाकिस्तान का सियासी तज्जिया पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ। मैं तो सिर्फ वो पस मंजर बयान कर रहा हूँ जिसमें आम इंतखाबात हुए, ताकि आज की आवाम ये अंदाजा लगा सके कि अगर जख्म की तरफ फौरी तवज्जो न दी जाए तो उसका नासूर बन जाना लाजमी अमर हो जाता है। आम इंतखाबात की निगरानी के सिलसिले में तंगेल जाने का इत्तेफाक हुआ। तंगेल ढाका से शुमाल मगरिब की तरफ तकरीबन 70 मील दूर एक जिला है। तंगेल से सिर्फ 3 मील दूर मौलाना भाषानी का आबाई गांव संतोष है। हमारा कंट्रोल हेडक्वार्टर तंगेल रेस्ट हाउस में था। ये रेस्ट हाउस शहर से थोड़ा बाहर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बिल्कुल करीब था। मैं रोजाना सुबह मुख्तलिफ देही इलाकों में रिकॉनेसेंस के लिए निकल जाता। इससे मुझे उस जिले के अंदरूनी और पसमानदा इलाके देखने का मौका मिला। कई इलाके ऐसे थे जहाँ के लोगों ने जीप पहली बार देखी थी। जो ही मेरी जीप किसी ऐसी जगह पहुंची, बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। मैं अपने साथ कुछ बंगाली सिपाही रखता था ताकि बात करने में आसानी हो। मुख्तलिफ उम्र के लोगों से बातें होती थीं और इन बातों से मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मौका परस्त, खुदगर्ज और मुतासिब लीडरों के प्रोपेगेंडे का जहर यहाँ तक पहुँच चुका है। ऐसे सादा और मफलूकुल हाल लोगों के जहनों में ये बात पुख्ता कर दी गई थी कि उनकी बदहाली के जिम्मेदार गैर बंगाली हैं। काश उन्हें कोई समझाने वाला होता तो हम सब मुसलमान भाइयों को ये दिन न देखना पड़ता और न ही एक दूसरे के खून के प्यासे होते। जहाँ तक इंतखाबात के नताइज का ताल्लुक है, मेरी राय तो पहले ही से यही थी कि मुजीबुर रहमान भारी अक्सरियत से जीत जाएगा, मगर ये तवक्को नहीं थी कि वो 100% कामयाबी हासिल करेगा। बहरहाल नताइज कोई ऐसे खिलाफ तवक्को न थे। इलेक्शन के बाद हम ढाका वापस आ गए और फिर मार्च 1971 तक वहीं रहे। उस मनहूस महीने में जो कुछ हुआ उसके लिए एक अलग किताब की जरूरत है। उस महीने में वो हादसे और दिलसोज वाकयात रूनुमा हुए जिन्हें यहाँ याद करके आज भी दिल खून के आंसू रोता है। आसमान की आंख ने शायद सदियों बाद मुसलमान को मुसलमान के हाथों कत्ल होते देखा। अपने ही मुल्क की सरजमीन लोगों पर तंग कर दी गई। उनकी जिंदगी भर का असासा आनन फानन आग की नजर कर दिया गया और उन्हें जानवरों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। इन हालात की वजह से मार्च में फौजी कार्रवाई की गई जिसने गैर मुल्की ताकतों को हमारे मामलात में मदाखलत करने का मौका दिया। मशरकी पाकिस्तान से मफरूर खुदगर्ज सियासी लीडरों ने हिंदुस्तान में पनाह ली और अपने आकाओं के ज़ेरे साया अपने नापाक मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में मुनहमिक हो गए। कुछ ही अरसे में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन कायम कर लिया जिसे शरंगेज प्रोपेगेंडा किया जाता। अपनी आजादी का ऐलान ये नंगे दीन 26 मार्च को ही कर चुके थे। शुरू में लोगों का ख्याल था कि मुक्ति बाहिनी एक फोर्स है और उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान पुलिस और ईस्ट पाकिस्तान राइफल से था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद भारत के सफ़े अव्वल के एक लीडर मुरारजी देसाई ने इंकशाफ किया था कि मुक्ति बाहिनी दरअसल इंडियन आर्मी की कमांडो फोर्स थी जिसे बंगाली मुसलमानों के रूप में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया गया था। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और पुलिस के अफराद बागी हो गए थे, जिनमें से कुछ मिलिट्री एक्शन में मारे गए या पकड़े गए और बाकी भारत भाग गए। इन्होंने मार्च 1971 में भारतीयों के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर अपने ही साथियों और भाइयों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था।
गलत फहमियों और खुदगर्ज सियासी लीडरों ने भाई को भाई के लिए दरिंदा बना दिया और दुश्मनों के घरों में चिरागा हो रहा था। दुनिया इस्लाम में सफ़े मातम बिछ गई थी, मगर फरीकैन इस कदर आगे बढ़ गए थे कि उनका फिर यकजा होना एक मौजज़े से कम नजर न आता था। भारतीयों ने मुसल्लह अफवाज के उन मफरूर अफराद को मुनज़्ज़म किया और मिलिट्री एकेडमी देहरादून में खास कोर्स चलाकर उनके लिए अफसर तैयार किए। बाकी तमाम लोगों के लिए मशरकी पाकिस्तान की सरहद के करीब हिंदुस्तानी इलाके में तरबियती मराकज़ कायम किए, जहाँ पर दिन रात भारतीय इन बागियों को तरबियत देते। अगस्त 1971 तक बहुत बड़ी तादाद में बाकायदा तरबियत दी जा चुकी थी। जहाँ तक हथियारों का ताल्लुक है, वो हिंदुस्तान ही ने मुहैया किए, सिवाय कुछ हथियारों के जो बागी मफरूर होते वक्त अपने साथ ले गए थे। हिंदुस्तान ने इन बागियों को एक छोटा सा तोपखाना भी मुहैया किया जिसमें फील्ड गन्ने थी। मशरकी पाकिस्तान में जंग शुरू होने से पहले अक्सर बागी हमारी मुसल्लह अफवाज के अफराद और निहत्ते शहरियों पर हमले करते। उमूमन उनका शिकार मुहिब्बे वतन बंगाली और गैर बंगाली हुआ करते थे, मगर आफरीन है उन मर्दान हक पर जो कभी जबान पर हरफ शिकायत न लाए। जानी और माली नुकसानात उनके पाए सबात को मुतजलजल न कर सके, बल्कि वो उस आजमाइश की भट्टी से कुंदन बनकर निकले। आज भी जब इन सरफरोशान इस्लाम का तस्वुर अपने जहन में लाता हूँ तो मेरा वजूद लरज उठता है और मेरा सर अकीदत से झुक जाता है। फर्त जज्बात से आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मुझे यकीन कामिल है, बल्कि मेरा ईमान है कि शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द या बदेर तासुब और नफरत की ये दीवार जो गासिबों और मफाद परस्त लोगों ने हमारे दरमियान खड़ी की है मुनहदिम हो जाएगी और हम एक बार फिर एक दूसरे के लिए जीने और मरने का अज़्म करेंगे। हिंदुस्तान और दीगर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पाक फौज के खिलाफ 2 इल्जामात का इस कदर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया कि गैर तो गैर अपने भी ये सोचने लगे कि शायद ऐसा हुआ हो। बहैसियत एक मुहिब्बे वतन के मैं अपना ये फर्ज समझता हूँ कि हकीकत को कम से कम अपने भाइयों और बहनों तक पहुँचा दूँ। शायद ये हकीर सी कोशिश गलत फहमी दूर करने में मुमिद्दो मावन साबित हो। फौजी कार्रवाई से पहले मार्च के महीने में खुदगर्ज बंगालियों और बंगाली हिंदुओं ने जिस दरिंदगी का मुजाहरा गैर बंगालियों के साथ किया, इसकी मिसाल तारीख आलम में शायद ही नजर आए। हंसती खेलती बस्तियां पल भर में वीरानों में तब्दील हो गईं। खवातीन की इस्मतें बच्चों के सामने तार तार कर दी गईं। जिगरगोशों को माँ बाप के सामने ज़िबाह किया गया। नाबालिग बच्चियों को मौत के सर्द हाथों में जाने से पहले तक हवस का निशाना बनाया गया। मासूम बच्चों के टुकड़े कर दिए गए और इस तरह के बहुत से वाकयात रूनुमा हुए जिनका तसव्वुर ही जिगर को पाश पाश करने के लिए काफी है। इलावाजी पूरे मशरकी पाकिस्तान में फौज को छावनियों की हुदूद में घेर लिया गया और हर किस्म की सप्लाई का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। फौज को अपनी मुदाफ़ियत में भी कोई कार्रवाई करने की इजाजत न थी। इसको मकामी लोगों ने फौज की कमजोरी समझा और हालात बद से बदतर हो गए। मुजीबुर रहमान ने मुतवाज़ी हुकूमत कायम कर रखी थी और इस अरसे में वो तमाम वाक़यात रूनुमा हुए जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये तमाम बातें हादसाती तौर पर नहीं हुई थी, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके पर की गई थी, जिससे साफ जाहिर है कि दरअसल नस्ल कुशी की मुहिम खुदगर्ज हुक्मरानों ने खुद ही चलाई थी। इस तरह से आबरू रेजी के जितने वाकयात हुए वो भी इनफरादी तौर पर नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इज्तिमाई तौर पर किए गए। मगरबी पाकिस्तान के बाशिंदे और गैर बंगाली जो अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके, उन्होंने छावनियों में पनाह ली। बावजूद मुश्किलात और मजबूरियों के हर जगह उन बदकिस्मत लोगों को खुशामदीद कहा गया और उनके लिए जो कुछ हो सका वो किया गया। जब तक फौजी कार्रवाई नहीं हुई थी उस वक्त तक सिर्फ वही बातें मालूम हुई थी जो कोई बच निकलने वाला आकर बताता था, मगर जब फौजी कार्रवाई की गई तो इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि लाखों बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया है, हजारों बच्चों को माजूर कर दिया गया है, हजारों पाक खवातीन की इस्मतें लूटी जा चुकी हैं और हर तरफ बेगुनाहों के खून से होली खेली गई है। इन हक़ाइक़ को जानने के बाद बहुत से लोगों में जज्बा इंतकाम पैदा हुआ, मगर इस लावे को बह कर निकलने की इजाजत कभी न दी गई। मशरकी पाकिस्तान पुलिस फोर्स, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स वगैरह की बगावत ने जल्दी पर तेल का काम किया और ये जरूरी हो गया कि बागियों की मुकम्मल तौर पर सरकूबी की जाए। बागियों को हिंदुस्तानी तखरीबकारों की भरपूर इमदाद हासिल थी। अल्लाह के फजलो करम और हमारी अफवाज की कारकर्दगी से बहुत ही कलील अरसे में हालात पर काबू पा लिया गया और मां सिवाय चंद इलाकों के हर जगह कानून की हाकिमियत कायम कर दी गई। बागी आम तौर पर लोगों के लिबास में छुपकर हमला करते या घात लगाते और किसी गांव में मरकज बना लिया करते। ऐसी हालत में कार्रवाई के दौरान शायद कुछ सिविलियन भी मारे गए हों। बंगाली खवातीन की आबरू रेजी के कुछ वाकयात हुए थे, मगर उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसे कबीह जुर्म में मुलव्विस अफराद को खातिर खास सजाएं दी गई थी। ढाका में मिलिट्री पुलिस के 2 अफराद ने अपने आप को इस जुर्म में मुलव्विस किया था। उन्हें बाद में बाकायदा फौजी अदालत में पेश किया गया और सजाएं दी गईं। गरज ये कि कत्ल और आबरू रेजी के वाकयात हुए, मगर बहुत ही कलील तादाद में। जो लोग लाखों के हिसाब से इल्जाम लगाते हैं वो सरासर बहतान तराशी और सफेद झूठ बोलते हैं।
مختلف علاقوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کے بعد ہماری رجمنٹ واپس ڈھاکہ پہنچی۔ مکتی باہنی کے شرپسند اور ہندوستانی تخریب کار ڈھاکہ شہر میں خاصے سرگرم تھے۔ عام شہری زندگی جو کہ معمول پر آ چکی تھی پھر مفلوج ہوتی نظر آ رہی تھی۔ غالباً 6 اگست 1971 کا پہلا ہفتہ تھا۔ ہمیں ڈھاکہ شہر میں امن و امان بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ خاصا مشکل کام تھا۔ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی قسم کی تخریبی کارروائی ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ شاپنگ سینٹر اور اسکول کالج تک بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ ان حالات کو معمول پر لانا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہم مسلسل پیٹرولنگ کر کے اور اپنے مخبر ہر علاقے میں پھیلا کر بڑی ہی جانفشانی سے تخریب کاروں کا سراغ لگاتے۔ تخریب کاروں کا اڈا مگ بازار ڈھاکہ کے ایک مکان میں تھا۔ اس مکان میں بھاری تعداد میں ہتھیار اور ایمونیشن برآمد ہوا اور اس طرح اس گروہ کا سراغ بھی مل گیا جو ان تخریبی کارروائیوں کا ذمہ دار تھا۔ ایک رات اچانک چھاپا مار کر اس گروہ کے افراد میں سے بیشتر کو مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران علم ہوا کہ وہ سب ہندوستان میں تربیت حاصل کر کے آئے تھے۔ زیادہ تر کالج کے لڑکے اس گروہ میں شامل تھے۔ ان لوگوں کی گرفتاری سے حالات معمول پر آ گئے اور شہری زندگی بحال ہو گئی۔ جتنا بھی اسلحہ بارود پکڑا گیا وہ سب ہندوستانی ساخت کا تھا، جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہندوستان تخریب کاروں کی پشت پناہی کر رہا ہے، مگر اقوام عالم کے ضمیر میں احساس کی ایک رمق تک نہ پیدا ہوئی۔ اس کے برعکس بنگالی بے گھر لوگوں کے بارے میں ہندوستان کے بے بنیاد اور شرانگیز پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی رہی۔ اس مہینے میں ہندوستان کا توپ خانہ بہت گرم تھا اور وہ دن رات بے گناہ شہریوں کو اپنی ہوس ملک گیری اور پاکستان دشمنی کا نشانہ بناتا رہا۔ اگست کے مہینے میں ہمارے توپ خانے نے بھی جوابی کارروائی کی جس پر ہندوستان نے واویلا بپا کر دیا۔ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں ڈھاکہ شہر بالکل پرسکون ہو گیا اور مشرقی پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ ماہ ستمبر کے آخری ہفتے میں اچانک ہماری رجمنٹ کو کوچ کا حکم ملا۔ صرف 6 گھنٹوں میں تمام تیاریاں کر کے ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ہمیں سلہٹ جانا تھا۔ ڈھاکہ سے نارائن گنج گئے جو ڈھاکہ سے تقریباً 20 میل دور ہے۔ وہاں سے 2 چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے سلہٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ جہاز کچھ مقامات پر بالکل کنارے کے ساتھ سے گزرتے تھے اور تخریب کاروں کے حملوں کا ہر جگہ خطرہ موجود تھا، اس لیے ہمارے جہازوں کی نگرانی کے لیے پاکستان نیوی کی ایک گن بوٹ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دریا میں پانی کم ہونے کی وجہ سے صرف دن میں ہی سفر کیا جا سکتا تھا، ورنہ جہاز کے کم گہرے پانی میں دلدل میں پھنس جانے کا خطرہ تھا۔ دن بھر کے سفر کے بعد ہم بھیراب بازار پہنچے اور پہلی رات وہیں قیام کیا۔ بھیراب بازار دریائے میگھنا کے دائیں کنارے پر واقع ایک مشہور تجارتی شہر ہے۔ جہاں پر دریائے میگھنا پر ایک عظیم الشان پل بھی تھا جسے جنگ کے دوران اڑا دیا گیا تھا۔ یہ پل ڈھاکہ اور کومیلا کو بذریعہ ریل گاڑی ملاتا تھا۔ ہنگاموں کی وجہ سے بھیراب بازار کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ مکتی باہنی نے اس علاقے پر قابض رہنے کی سرتوڑ کوششیں کی تھیں مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن ہم وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ٹھہرے اور تیسرے دن دوپہر تک شیرپور گھاٹ پہنچ گئے، جہاں سے سڑک کے ذریعے سلہٹ گئے۔ وہاں سے مزید احکامات حاصل کرنے کے بعد اپنے محاذ کو روانہ ہوئے جو تقریباً 40 میل دور تھا۔ اسی رات کو محاذ پر پہنچ گئے اور دشمن سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن سلہٹ پہنچے تھے اسی رات کو 12 بجے رات سے پہلے ہم اپنے آپریشنل ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر پنجاب کی ایک ریجمنٹ، ٹوچی اسکاؤٹس اور خیبر اسکاؤٹس کی کچھ نفری پہلے سے ہی موجود تھی۔ رات کو پنجاب ریجمنٹ کے کیپٹن بشارت اور لیفٹیننٹ افضال کے ساتھ قیام کیا۔ دوسرے دن صبح سویرے اپنی ذمہ داری کے علاقے کی چھان بین کے لیے روانہ ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ان کنونشنل وارفیئر کے لیے تیار ہونا ہے۔ ایک کمپنی میلوں تک کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی جبکہ ایک کمپنی زیادہ سے زیادہ 1500 گز کے علاقے میں ڈپلوائے کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ہمارے توپ خانے کی توپیں جو کہ عام قاعدے کے مطابق ایک ہی جگہ نصب ہوتی ہیں وہ ہمیں 3 مختلف جگہوں پر نصب کرنی تھی۔ اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جنگ کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہوں۔ چونکہ ہمیں اپنی مجبوریوں کا اور دشمن کے عزائم کا علم تھا اس لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے مصروف ہو گئے۔ یہاں اگر محب وطن پاکستانی شہریوں کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مشرقی پاکستان میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ڈیلٹائی علاقہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر علاقہ کٹا ہوا ہے۔ سلسلہ حمل و نقل کا زیادہ تر انحصار دریائی راستوں پر ہے اور اس کے علاوہ جو سڑکیں اور ریلوے لائنیں ہیں ان پر متعدد چھوٹے اور بڑے پل ہیں۔ تخریب کاروں کی زیادہ تر کوششیں ان پلوں کو تباہ کرنے کی ہوتی۔ ہماری افواج مشرقی پاکستان میں اتنی تعداد میں نہیں تھی کہ پلوں کی حفاظت کے لیے بھی انہیں تعینات کیا جا سکتا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محب وطن لوگ آگے بڑھے۔ ان میں بنگالی اور غیر بنگالی سبھی شامل تھے
जिस वलवले जोश और ज़ौक़ व शौक से उन लोगों ने इस जिम्मेदारी को संभाला वो न सिर्फ काबिल तारीफ था बल्कि हमारी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। जवानों और बूढ़ों ने अपने आराम से बेपरवाह और शरपसंदों का मुसलसल शिकार बनने के बावजूद अपने फराइज को खुश उसलूबी से सरअंजाम दिया। जब भी उन लोगों से मिला उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी और एक नया अज़्म देखा। ऐसा अज़्म सिर्फ जिंदा कौमों की ही मिरास होता है। यूं तो सिलहट सेक्टर में शरपसंदों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां की, मगर छातक से शरपसंदों को निकालने के लिए जो कार्रवाइयां की गईं वो सबसे ज्यादा संगीन थी। छातक सिलहट से तकरीबन 50 मील दूर शुमाल मगरिब की तरफ वाक़ है। शहर तो छोटा सा है मगर यहाँ पर मशरकी पाकिस्तान की वाहिद सीमेंट फैक्ट्री थी जो दरियाए सुरमा के दाएं किनारे पर और छातक शहर बाएं किनारे पर वाक़ है। बैनुल अक़वामी सरहद यहाँ से तकरीबन 7 मील दूर है। इस फैक्ट्री की हिफाजत के लिए स्काउट्स के कुछ दस्ते तैनात थे। बैनुल अक़वामी सरहद की हिफाजत के लिए भी स्काउट्स के ही कुछ अनासिर मुतय्यन किए गए थे। 15 अक्टूबर की रात को दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। हरावल दस्ते का काम बागी बंगाली कर रहे थे। हिंदुस्तान ने अपना तैयार करदा मुक्ति ब्रिगेड इस हमले में झोंक दिया जिसकी कमांड कर्नल उस्मानी कर रहा था और हिंदुस्तानी तोपखाने की एक पूरी रेजिमेंट उस हमले में बागियों की मदद कर रही थी। हमला इतना अचानक और भरपूर था कि स्काउट्स के लिए उसे रोकना मुश्किल हो गया। दुश्मन ने दरिया पार करके छातक शहर पर कब्जा करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर हमारी अफवाज ने जो वहां पहुंच चुकी थी उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। उनके मंसूबे का इल्म बाद में पकड़े जाने वाले शरपसंदों की ज़बानी हुआ। मंसूबे के मुताबिक उन्हें तकरीबन 20 मील आगे तक के इलाके पर काबिज होना था ताकि उसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाए और लोगों को बताया जाए कि नाम नेहाद बांग्लादेश का वजूद सरजमीन मशरकी पाकिस्तान पर है। उस वक्त तक नाम नेहाद बांग्लादेश का वजूद सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर था। दुश्मन को यहाँ से पीछे धकेलने के लिए मुसलसल 3 दिन तक मार के लड़े गए। दुश्मन को जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा और आखिरकार मुंह की खाकर वापस हिंदुस्तानी इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। हमारी तरफ भी खासा जानी नुकसान हुआ मगर अल्लाह के करम से दुश्मन को अपने इलाके से मार भगाने में हम कामयाब हो गए थे। इस हजीमत ने दुश्मन का मोराल इस कदर तोड़ दिया था कि अगले 1 महीने तक सिलहट सेक्टर में वो कोई कारगर कार्रवाई न कर सका। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।